आपको बता दें, अब बात करते हैं अगली खबर की। कुछ देर युद्ध रुका है और फिर से बंद हुआ होर्मुज। तो यानी कि ये माना जाए कि लगातार ये जो सिलसिला चल रहा है, मिडिल ईस्ट में जारी जंग एक बार फिर दुनिया को उस कगार पर ले जा रही है जहां से कुछ और नहीं बल्कि विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 3 की आहट सुनाई दे रही है। तो युद्ध विराम के बाद एक बार फिर से ताबड़तोड़ हमलों ने ये साबित कर दिया है कि दुनिया में सो कॉल्ड शांति के दूत बनकर घूमने वाले ट्रंप के सीजफायर वाला दावा खोखला है। इसका प्रमाण आपको कल के हुए हमले से देखने को मिल जाएगा, जब इजरायली सेना ने लेबनान में सैकड़ों मिसाइलों से अटैक किया, जिसमें अब तक करीब 300 लोगों की मौत हो गई है। लेबनान की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 1165 लोग घायल हुए हैं और इसके बाद देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। तो इसी बीच ट्रंप का एक बार फिर से दर्द छलकता हुआ दिखाई दिया है, जब उन्होंने कहा कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट से तेल की आवाजाही को लेकर बहुत खराब काम कर रहा है और इससे कुछ लोग बेईमानी भी कह सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि ये उनके बीच हुए समझौते का हिस्सा नहीं है और ईरान को इसे तुरंत रोकना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान जहाजों से शुल्क वसूल रहा है तो उसे तुरंत बंद करना होगा। और इसी बीच इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया है कि लेबनान में कोई सीज फायर नहीं होगा। तो देखिए, लगातार ये चर्चा चल रही है। इस बीच एक बड़ी खबर, जंग के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान। ये बड़ा बयान सामने आ रहा है नेतन्याहू का कि लेबनान में कोई सीजफायर नहीं है, हिजबुल्लाह पर हमले जारी रहेंगे। इजरायल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, तो हमने ईरान को कमजोर कर दिया है। नेतन्याहू का एक बड़ा दावा सामने आ रहा है। लेबनान में जिस तरह से हमले हो रहे हैं ऐसे ही जारी रहेंगे। जंग के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान। ईरान ने जिस तरह से विरोध किया लेबनान में हुई कार्रवाई का, उसको लेकर अब साफ कर दिया है नेतन्याहू ने, कोई सीजफायर नहीं होगा लेबनान में, हिजबुल्लाह पर हमले जारी रहेंगे और इजरायल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। तो यहाँ पर एक बड़ा दावा है नेतन्याहू का कि उन्होंने ईरान को कमजोर कर दिया है और ये जो हमले हैं वो लेबनान में ऐसे ही जारी रहेंगे। तो देखिए, जंग के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू का एक बड़ा बयान सामने आता है। हालांकि जिस तरह से ईरान ने विरोध किया था, यहाँ पर उम्मीद ये लग रही थी कि हो सकता है लेबनान को लेकर एक प्रेशर जो है वो इजरायल पर पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत ही साफ शब्दों में नेतन्याहू ने इस बात को कह दिया है कि वो इसी तरह से हमले जारी रखेंगे। लेबनान में कोई सीजफायर नहीं होगा क्योंकि लेबनान को लेकर कोई बात हुई ही नहीं है। तो हिजबुल्लाह पर इसी तरह से हमले जारी रखे जाएंगे इजरायल की तरफ से। ये बड़ा बयान माना जा रहा है। ईरान को लेकर भी कहा कि हमने ईरान को कमजोर कर दिया है और ऐसे में इजरायल पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। नेतन्याहू का ये बड़ा बयान माना जा रहा है। किसी तरह की नरमी हिजबुल्लाह पर नहीं दिखाई जाएगी। लेबनान में कोई सीजफायर नहीं है। तो नेतन्याहू ने बड़ी बात कह दी है, जिसका जिक्र यहाँ पर ईरान कर रहा था कि लेबनान में भी सीजफायर होना चाहिए और ये उनकी शर्तों में रहा है। लेकिन नेतन्याहू यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई सीजफायर वहाँ पर नहीं होगा क्योंकि किसी भी तरह की शर्त रखी नहीं गई थी कि लेबनान में सीजफायर इजरायल की तरफ से होगा। तो ये हमले यूं ही जारी रहेंगे और बहुत ही साफ शब्दों में बात अब नेतन्याहू कह रहे हैं। चलिए बता दें आपको, इजरायल ने बेरूत पर हवाई हमला किया है। बेरूत में जेमेज इलाके को निशाना बनाया है और हमले के बाद इलाके में भीषण आग लग गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इजरायल ने बेरूत पर हवाई हमला किया है। बेरूत में जेमेज इलाके को निशाना बनाया गया। हमले के बाद इलाके में भीषण आग लगी है। एक बार फिर से इजरायल ने बेरूत पर हमला किया। यहाँ पर जेमेज इलाके को निशाना बनाया गया है और इस हमले के बाद इलाके में भीषण आग लग गई है। तो लगातार जो दावे किए जा रहे थे इजरायल की तरफ से कि वो हमला करना नहीं छोड़ेंगे, अब ऐसा ही दिख रहा है। और सीधे तौर पर ये माना जाए कि बेरूत पर हवाई हमला किया गया है। तो बेरूत में जेमेज इलाके को निशाना बनाया गया है और हमले के बाद इलाके में भीषण आग लग गई है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, साथ ही मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन आशीष साई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही डॉक्टर अजिताभ सिंह जी जुड़े हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। इसके साथ साथ हमारे संवाददाता नासिर खान विकास अब्रोल और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का हम स्वागत करना चाहेंगे। ग्रुप कैप्टन आशीष जी, डॉक्टर अजिताभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं नासिर खान का। नासिर, देखिए, जिस तरह से लगातार जो हमले किए जा रहे हैं इजरायल की तरफ से लेबनान में और सीज फायर की बात को कह दिया है, कोई सीज फायर नहीं है, इसलिए ये हमले हिजबुल्लाह पर यूं ही जारी रहेंगे, और क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल ये तो पहले ही हिजबुल्लाह जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानी गई है पूरे विश्व में, खाली इजराइल में नहीं है। इंडिया ने भी करार दिया है कि हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके खिलाफ जो इसराइल ने दो टोक में कहा है कि इसराइल पे लेबनान पे जो है लगातार हमले हो गए, वही हमले हमने लगातार हमने देखे। वही ट्रंप की तरफ से अगर देखा जाएगा जो सीज फायर में जो
टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई है, उस पर भी साफ इनकार जो है इसराइल ने किया है कि जब तक लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे आतंकी जो है वो रहेंगे, उन पे जो है हमले किए गए। वैसी वैसी तस्वीर हमें लगातार कल से देखने को मिली है कि इसराइल की तरफ से कई सारे ऐसे इलाकों को निशाना बनाया गया जहां पे हिजबुल्लाह जो है मौजूद है। आपको भी याद होगा कि कासिम सुलेमानी को जब मार गिराया गया, उसके बाद लगातार हिजबुल्लाह पे से ताबड़तोड़ हमलेबाजी जी। की गई, चाहे इसराइल की बात करें या हम उनकी इंटरनल जो पॉलिसीज है उनके हवाले से अगर बात की जाए, तो हिजबुल्लाह को जो है लगातार टारगेट किया जा रहा है। वही तस्वीरें कल से लगातार आ रही है जहां पे भी हिजबुल्लाह के लोग हैं वहां पे उन पे हमले किए जा रहे हैं। उससे कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा, ट्रंप की जो सोशल मीडिया पे भी उन्होंने कई सारे पोस्ट्स किए हैं, वो पोस्ट्स जो है उसके खिलाफ जो है पाकिस्तान ने भी कहा कि जब तक जंग नहीं रुकेगी, तो ईरान ने भी दो टोक में कहा कि जब तक लेबनान पे ये जंग नहीं रोकी जाएगी तब तक जो है स्ट्रेट हॉर्मोज जो है वो बंद रहेगा। लेकिन फिर से हमने देखा कि कल से लगातार जो पोस्ट्स आ रहे हैं, चाहे हम इसराइल की बात करें, इसराइल फॉरेन मिनिस्टर की, डिफेंस एक्टिविस्ट्स की अगर बात करेंगे, उनका भी दो टोक अल्फाज में कहना है कि लेबनान पे हमला तब तक होगा जब तक हिजबुल्लाह वहां से खत्म नहीं हो जाएगा। उसके बिल्कुल, बाद यानी कि उन्होंने लेबनान पाकिस्तान पर को भी किसी भी आड़े हाथ तरह दिए से हैं। इजराइल झुकने को तैयार नहीं है विकास, और ये क्या माना जाए, इसका असर बड़ा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान जो है वो लगातार इस बात को कह रहा है कि लेबनान पर हमले रोके जाएं, लेकिन अगर ये हमले नहीं रुकते तो क्या ईरान बड़ा फैसला ले सकता है, उसकी तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरह के अभी हालात बने हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं इसराइल की यात्रा के हिजबुल्लाह को खत्म किया तो ईरान की ताकत में फर्क पड़ेगा, बिकॉज ईरान की बैकअप सपोर्ट जो है हिजबुल्लाह कहीं ना कहीं है। और वो दिखाया भी है इस युद्ध में, जब भी जैसे ईरान पे हमला हो तो हिजबुल्लाह ने भी जो है रिटेलिएशन फायर जो किया है इसराइल पे और अन्य जगहों पर। तो ऐसे में अगर हिजबुल्लाह खत्म होता है तो ईरान की ताकत में फर्क पड़ेगा, और यही इसराइल चाहता है। इसीलिए वो लगातार लेबनान में हमले करके हिजबुल्लाह को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, ताकि उस पूरे वेस्ट एशिया में वो अपना वर्चस्व बना सके और ईरान जो है सेकंड पावर में आ जाए। इसी के चलते वो इस पे रुकेगा नहीं, लगातार जी ठीक है, यानी कि बहुत साफ शब्दों में ईरान ने यहाँ पर ये भी कह दिया है। जी बिल्कुल, विकास बने रहेगा हमारे साथ। बहुत ही साफ शब्दों में यहाँ पर ईरान की तरफ से जिस तरह से लेबनान को सपोर्ट किया गया, इजराइल ने कह दिया है कि वो किसी तरह का सीज फायर नहीं करेंगे, हिजबुल्लाह पर यूं ही हमले जारी रहेंगे। चलिए ठीक है, साहिद जी का हम रुख कर लेते हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे, आखिर ये बहुत साफ शब्दों में जो बात कही गई है नेतन्याहू की तरफ से, सीज फायर नहीं होगा, इसका क्या कुछ प्रभाव ईरान पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? ये तो इनको अलग अलग चैप्टर्स में समझना पड़ेगा। पहला चैप्टर जो नेतन्याहू का बयान, जेडी वांस का बयान कि लेबनान इजराइल कन्फ्लिक्ट ईरान इजराइल अमेरिका के कन्फ्लिक्ट से अलग है, और इसलिए ईरान अमेरिका और इजराइल का सीज फायर डील, उसमें लेबनान की बात नहीं हो। इसी के पलट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, किसी छोटे मोटे आदमी ने नहीं, बोला है ऑन रिकॉर्ड कि लेबनान भी इस डील का हिस्सा है जो अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच हुई है। जी। तो पहले तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जो कि मेन हब थे इस पूरे डिस्कशन का, नेगोशिएशन का, एज अ मीडिएटर थे, एज अ मैसेंजर थे, हमें इंटरेस्ट नहीं है। आज भी वो इस डील को आगे ले जाना चाहते, लेकिन सीज फायर का भी वो हिस्सा थे अलॉन्ग विद चाइना। तो उनको अपने को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि उनकी क्या बात हुई है, क्योंकि उनके अपने साथी दूसरी बात कर रहे हैं, वो दूसरी बात कर रहे हैं। अमेरिका कुछ कह रहा है, पाकिस्तान कुछ कह रहा है। एक क्लैरिफिकेशन चाहिए। ईरान ने पिछले 36 घंटों में मैच्योरिटी दिखाई कि उसने सिर्फ, IRGC ने भी सिर्फ बातों से ऑब्जेक्शन क्रिएट करी है कि लेबनान पे इजराइल हमले बंद करे, लेकिन इस हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल के ऊपर हमले 36 घंटों से नहीं किए, बल्कि बीच में कुवैत में एक मिसाइल गिरी थी पिछले, अगर 24 घंटों की बात करें, तो उस पर भी IRGC ने क्लियर किया कि यह हमला हमारी तरफ से नहीं हुआ है। वो ब्लेम कर रहे हैं कि इजराइल या अमेरिका किसी की मिसाइल गिरी है या ड्रोन गिरा है, जो भी है। तो दे आर मैच्योर्ड। अभी पिछले 24 घंटों में उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई है। मेरा पर्सनल एनालिसिस ये है कि इजराइल वर्सेस लेबनान में लेबनान की गवर्नमेंट भी, गीतू जी, ये नहीं कह रही है कि हमें कोई बहुत ज्यादा परेशानी है। वो कह रहे हैं इसको सेटल किया जाए। वो हमास को भी, लेबनान की खुद की गवर्नमेंट हमास को डिसआर्म करने के लिए कह रही है। हाँ, कल उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक ऑब्जेक्शन रेज करी है, सिर्फ वेडनेसडे के इजराइल के हमले के खिलाफ, कि इजराइल का एक मेजर हमला जो हुआ है लेबनान में, जिसमें बहुत लोग अनफॉर्चुनेटली मारे गए,
इस सिंगल पॉइंट पे एक ऑब्जेक्शन रेज करी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लेबनान की गवर्नमेंट ने। तो आप इस बात को समझें कि लेबनान की अपनी गवर्नमेंट भी हमास के मिलिट्री विंग, हमास की पॉलिटिकल विंग लेबनान की गवर्नमेंट में एक हिस्सा है, 18% सीट्स उनके पास हैं। लेकिन हमास की मिलिट्री विंग जो कि एक आतंकवादी संस्था है ग्लोबली, उससे लेबनान की खुद की गवर्नमेंट परेशान है, लेकिन वो अपनी आर्मी को इस हमास के मिलिट्री विंग के खिलाफ यूज नहीं कर पाते हैं अभी तक, क्योंकि ईरान की तरफ से हमास के मिलिट्री विंग, आतंकवादी विंग को लगातार हार्डवेयर सप्लाई होता है। जी। इसलिए लेबनान की गवर्नमेंट ने हमास को बोला है कि वो इस तरह के हमले इजराइल पे ना करे। साथ के साथ उन्होंने इजराइल को भी ऑफिशियली कहा है कि आप हमास पे के बहाने लेबनान पे हमले रोक दें। बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है। नेतन्याहू का अपना एक अप्रोच है कि हम जब तक हमास को खत्म नहीं करेंगे। अब अनफॉर्चुनेटली हमास बेरूत में या सदर्न लेबनान में हर जगह सिर्फ सिविलियन इलाकों से हमले करता है, तो आईडीएफ के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उनको हमास के लीडरशिप को, मिलिट्री विंग की लीडरशिप को खत्म करना है तो उनको इन सिविलियन इलाकों में हमले करने पड़ेंगे। हालांकि वो कोशिश करते हैं कि इन हमलों को जितना सर्जिकल रखा जाए, जितना पिन पॉइंटेड, कि सिर्फ हमास। लेकिन कल का हमला, परसों का, बिल्कुल बहुत अनफॉर्चुनेट है, उसमें बहुत सिविलियंस मरे हैं। बहुत सिविलियंस मारे गए हैं, तकरीबन 300 का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। बने रहिएगा हमारे साथ। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान का बड़ा बयान इस पर, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अब नए प्रबंधन के अधीन हो चुका है। मुस्तफा कह रहे हैं कि अब हॉर्मुज़ स्ट्रेट नए प्रबंधन के अधीन है, हर नुकसान की भरपाई दुश्मन करेगा और हम अपने अधिकारों का त्याग नहीं करेंगे। तो कोई भी नुकसान हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर होता है तो अब उसकी जो भरपाई है वो दुश्मन ही करेगा, हर नुकसान की भरपाई दुश्मन करेगा और हम अपने अधिकारों का त्याग नहीं करेंगे। बड़ा बयान है ये मुस्तफा खamenei का, जिस तरह से सामने आया है हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर कि अब नए मैनेजमेंट के अधीन हॉर्मुज़ स्ट्रेट हो गया है। वहां का नुकसान अगर होता है तो जिसने ये नुकसान किया है वो भरपाई करेगा, यानी हर नुकसान की भरपाई अब दुश्मन करेगा। डॉक्टर अजिताभ जी का रुख कर लेते हैं। अजिताभ सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे ये जो नए नियम बन रहे हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर, ये किस तरह के रहेंगे और यहाँ पर दुश्मन भरपाई क्या वाकई कर पाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या विकल्प है? देखिए गीतू जी, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे अभी एकमत होना बाकी है, इसीलिए तो बातचीत हो रही है। बट द वेरी फैक्ट कि बातचीत हो रही है, दोनों पक्ष खास करके ईरान और अमेरिका तैयार हैं और इस्लामाबाद में बातचीत होने की पूरी तैयारी हो रही है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव आउटकम मैं कहूँगा एज ऑफ नाउ। दूसरी तरफ जो मुद्दे हैं, खास करके यहाँ पे आप देख लीजिए कि दोनों चाहते हैं कि संघर्ष रुके, लेकिन जो मुद्दे हैं अपनी जगह विद्यमान हैं। आपने जैसे हॉर्मुज़ की बात की, सबसे बड़ा तो वही है कि हॉर्मुज़ से आवाजाही अभी तक प्रॉपरली शुरू नहीं हुई है और टर्म्स एंड कंडीशंस लगते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। उसमें एक बड़ा मुद्दा है कि टोल टैक्स जो लगाने की बात है, किसी न किसी रूप में मुआवजे की जो बात अभी मुस्तफा खamenei की तरफ से भी आई है, तो ये सारे मुद्दे जिसका शायद इस पे स्वीकारोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी एक इंटरनेशनल वाटर कॉरिडोर में टैक्स लगाना और कोई चार्ज करना, ये आज तक नहीं हुआ है। ये अमेरिका के इस युद्ध ने ईरान की को कंपेल किया कि भाई इतनी डैमेज हुई है तो उसकी भरपाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी भी यहाँ, जहाँ ये इतना बड़ा एक जो सीज फायर की बातचीत होने जा रही है, उसकी क्रेडिबिलिटी भी क्वेश्चन मार्क है। सोचिए वहां पे कोई अमेरिका का मतलब एम्बेसडर अभी है ही नहीं वहां पे। ऐसी जगह बात ही हो रही है जहां पे एम्बेसडर नहीं है अमेरिका का। वहां अमेरिका के लास्ट जो राष्ट्रपति विजिट किए हैं वो 2006 में, लास्ट जो वाइस प्रेसिडेंट वहां विजिट किया है पाकिस्तान वो 2011 में। 2011 के बाद से कोई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पाकिस्तान पे जो भरोसा अमेरिका का है वो भी अपनी जगह थोड़ी सी उस पे भी शंका है। दूसरी तरफ इजराइल के साथ पाकिस्तान का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ये भी आप देखने की बात है। और ईरान की जो जहां तक बात है, ठीक है उसकी अपनी मजबूरियां हैं, इसलिए उसने, चूंकि पाकिस्तान में सबसे सेकंड लार्जेस्ट शिया कम्युनिटी है और बॉर्डर बहुत बड़ा है और पाकिस्तान की अपनी, तो समहाउ हम पॉजिटिव इससे यही देख रहे हैं कि बातचीत हो रही है। अब बातचीत में ही उसके पहले जो भूमिका बांधते हैं दोनों पक्ष अपनी तरफ से, वो भूमिकाएं चल रही हैं। लेबनान में अटैक ये सबसे गंभीर मुद्दा है जिसपे ईरान टिका हुआ है।
लेट्स सी कि ये बातचीत होगी तो निश्चित रूप से वो धीरे धीरे छट के आएगी बातें, और दोनों पक्ष फिर अपनी बात रख के आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है बातचीत होने के पूरे पूरे आसार दिख रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट अच्छा ही होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। जी, चलिए उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसे हालात बनते हुए नहीं दिख रहे हैं साहिल सर, क्योंकि अगर बातचीत से चीजें सुलझनी होती तो अब तक कुछ रास्ता जरूर निकलता, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सबको अपना वर्चस्व दिखाना है। ईरान पीछे नहीं हटना चाहता और अमेरिका का तो अपना एक मोटिव है ही है, लेकिन इसमें हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जिस तरह की टोल टैक्स की बात की जा रही है और अब ये भी कहा जा रहा है कि दुश्मन ही भरपाई करेगा नुकसान की, ये कितना प्रैक्टिकल है, कितना संभव हो पाएगा, और उसके बाद क्या कुछ आप देख रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेज होने जा रहे हैं। टोल टैक्स अगर देना पड़ेगा तो जाहिर सी बात एक बड़ा भार किसी भी देश पर पड़ेगा जो इस रास्ते से निकलेगा, और जब बाकी देश भी फिर इसी रास्ते पर चलेंगे कि अगर उनके सीमा के अंदर कोई भी समुद्र है तो समुद्री रास्ते पर वो भी टोल टैक्स लगाएंगे। ये बहुत ही गलत ग्लोबल प्रेसिडेंस सेट करेगा। अगर हॉर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल शिप्स को, मैं 1 मिनट को ये मान सकता हूं कि ईरान वहां से गुजरने वाले नॉन कमर्शियल शिप्स या मिलिट्री शिप्स को किसी किस्म का मॉनिटरिंग स्टैब्लिश कर ले, क्योंकि वो उनकी सिक्योरिटी का बहुत करीब से गुजरते हैं ये शिप्स। तो वो 2 भागों में इसको बांट सकते हैं, लेकिन कमर्शियल शिप्स के कंट्रोल या मैनेजमेंट में किसी किस्म की ईरान की हिस्सेदारी एक बहुत गलत ग्लोबल ट्रेंड सेट करेगा। हमें अगर नेगोशिएशन टीम को ये बताना था, अमेरिका और पाकिस्तान की, तो ये बताना था कि वॉर चलना बेहतर है बनस्पत ईरान के हॉर्मुज कंट्रोल के मुकाबले में। लेट द वॉर गो ऑन फॉर सम मोर टाइम। लेकिन ईरान को नई परमिशन मिलनी चाहिए ब्लैकमेलिंग की, पूरी दुनिया के एनर्जी सप्लाई की, और उस हिसाब से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड करने के लिए उनको कुछ कंपनसेशन चाहिए। तो उनको डायरेक्टली अमेरिका और इजराइल से बात करनी चाहिए। व्हाई शुड इंडिया पे, चाइना क्यों पे करे, यूरोप क्यों पे करे? ईरान और अमेरिका के युद्ध में ईरान तहस नहस हुआ है, उसके लिए उनको पैसे चाहिए, उसके लिए ग्लोब से क्यों पैसे लें? बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक के पास जाओ, IMF के पास जाओ, यूनाइटेड नेशंस के पास जाओ। लेकिन ये दादागिरी कि हम यहाँ पे रोक के इनसे टोल टैक्स वसूले, एकदम वायलेशन, ग्रॉस वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉज, जो तो ये नहीं एग्री करना चाहिए। पहली बात, आज की बातचीत का सारा मुद्दा इसी में सर्किल करेगा, क्योंकि इसमें दिक्कत की बात तो ये है कि अमेरिका का इंटरेस्ट है। हो सकता है कि कल को आप ये सुने कि अमेरिका और ईरान ज्वाइंटली हॉर्मुज को मैनेज करेंगे और वहां से कुछ पैसे, बिजनेसमैन के अलावा कुछ नहीं है ट्रंप, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है। उसने अपने देश को बर्बाद कर दिया, अपने अंतरराष्ट्रीय रिश्तों को खत्म कर दिया 1.25 साल के अंदर। हर दोस्त से दुश्मनी, दुश्मनों से तो दुश्मनी थी ही, किसी का अपना नहीं रहा। तो अब उसका इंटरेस्ट है कि हॉर्मुज में भागते भूत की जो कहावत है कि उसमें ईरान के साथ मिलकर अमेरिका और ईरान वहां से टोल, ओमान ने मना कर दिया। ईरान ने 2 हफ्ते तक ओमान के साथ एक प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि इधर साउथ में ओमान है, नॉर्थ में ईरान है हॉर्मुज के। उन दोनों ने 20 दिनों तक बात की कि हम दोनों मिलके यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं कि कितने पैसे लेंगे, कहाँ चेक पॉइंट्स होंगे। लेकिन ओमान वॉकड आउट ऑफ इट कि नहीं, हमको पैसे से मतलब नहीं है, हम सेफली शिप को गुजारने की बात कर रहे थे। उसके बाद IRGC, जिनकी माली हालत बहुत खराब है, तो उन्होंने एक बढ़िया रास्ता निकाला कि यहाँ से कमा लो, क्योंकि और कहीं से पैसे आते नहीं दिख रहे। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए ये बहुत जरूरी होगा कि अगले आने वाले दिनों में, आज कल परसों जो बातें होंगी दोनों पार्टीज के बीच में, ईरान और अमेरिका के बीच में, उसमें हॉर्मुज का कंट्रोल या हॉर्मुज का मैनेजमेंट भी ईरान के हाथ में ना दिया जाए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, यूरोप से अमेरिकी सेना हटाने पर बड़ा दावा किया जा रहा है। यूरोप से सेना हटाने पर विचार कर रहे हैं ट्रंप, ये बड़ी खबर। यूरोप में बदल सकते हैं सुरक्षा समीकरण, तो कुछ अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला सकते हैं ट्रंप, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है यूरोप से जुड़ी हुई, जहां पर अमेरिकी सेना को हटाने की बात कही जा रही है। तो यूरोप से सेना हटाने पर ट्रंप विचार कर रहे हैं। यूरोप में बदल सकते हैं सुरक्षा समीकरण, कुछ अमेरिकी सैनिकों को वापस भी बुला सकते हैं ट्रंप, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। यूरोप में से अमेरिका सेना को हटाने पर विचार कर रहा है। यूरोप से सेना हटाने पर ट्रंप की बड़ी बात सामने आ रही है। यूरोप में अब सुरक्षा समीकरण बदल सकते हैं, कुछ अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला सकते हैं ट्रंप, बड़ा फैसला ही ट्रंप का देखने को मिल रहा है।
रहा है कि यूरोप से अमेरिकी सेना को हटाया जा सकता है, जिससे कि सुरक्षा समीकरण बदलते हुए दिखाई देंगे। और एक बार फिर से रुक कर लेते, हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं नासिर। देखिए, जिस तरह से ट्रंप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यूरोप में जो अमेरिकी सेना है उन्हें हटाया जाएगा, किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा समीकरण बदलते हुए दिखाई देंगे, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल कि तो अमेरिका की तरफ से कई सारे दावे किए गए हैं कि देखिए, सोशल मीडिया पे कई सारे पोस्ट पहले ट्रम्प की तरफ से जो सामने आए, चाहे जो ईरान के बीच में वॉर थे उसमें कई सारे पोस्ट जो देखने को मिले, जो ऑन ग्राउंड जो है उसकी रियलिटी जब चेक की तो वो बिल्कुल फुटाइल सामने आए। उसके बाद आज फिर से एक दावा किया जा रहा है कि यूरोप से जो है अमेरिकन फौजेस जो सोल्जर्स है उनको वापस, कुछ फौजों को वापस बुलाया जाएगा। देखिए, तब तक ये चीज मानी नहीं जाएगी। इससे पहले भी कई सारे पोस्टर्स देखे जो ऑन ग्राउंड, मैंने पहले ही कहा कि जो फुटा देखने को मिले। देखिए, जब तक ग्राउंड इंप्लीमेंट इस चीज का नहीं होगा तब तक ट्रंप का कोई भरोसा है नहीं, कोई भी इस चीज का भरोसा नहीं कर रहा है। आपने लगातार देखा कि ईरान और यूएस और इसराइल के बीच जितनी देर वॉर चला, और तब तक ट्रंप ने जो है कितनी बार जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट किए कि ऐसी बात हुई है कि हमने ऐसा किया, हमें पूरी ईरान पे जो यानी हमने आप कह कब्जा रहे हैं जमाया है, भरोसा नहीं हमने किया जा नेवी को सकता ट्रंप के किसी भी बयान का। लेकिन यहाँ पर समझना होगा डॉक्टर अजिताभ कि आखिर ये फैसला क्यों लिया जा रहा है यूरोप में, जो ये फैसला ट्रंप ले रहे हैं, क्या उन्हें अपने सैनिक चाहिए या यहाँ पर वो सुरक्षा देना नहीं चाहते हैं? कुछ ऐसे देश थे जो कि ट्रंप का साथ नहीं दे रहे थे, जिसके चलते सुरक्षा समीकरणों में बदलाव होना जरूरी है, ऐसा ट्रंप सोचते हैं। क्या लगता है आपको? ट्रंप देखिए, ट्रंप ने पहले ही कह दिया है, एक तो नेटो से जो उम्मीद उन्होंने बांध रखी थी कि इस वॉर में वो यूरोप का सपोर्ट मिलेगा, नेटो का सपोर्ट मिलेगा, वो नहीं आया। खुल के नेटो ने बोला, यूरोप ने बोला, दिस इज नॉट आवर वॉर, ये अमेरिका का वॉर है, ये ईरान अपना जाने, अमेरिका जाने, या इजराइल का वॉर है। दूसरी तरफ उन्होंने बार बार जोर दे के कोशिश की कि नेटो के देश, यूरोप के देश अपनी जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो बढ़ाएं। उस पे भी बहुत ज्यादा कंक्रीट अभी तक काम नहीं हुआ है। और नेटो बार बार जो वो कह रहे हैं कि भाई नेटो को अमेरिका की कितनी जरूरत है, ये भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि नेटो के लिए अमेरिका की कितनी अहमियत है, या एंड वाइस वर्सा। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे डिफरेंसेस बढ़ती ही जा रही है। इस बीच आप देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप को मैं कहूंगा ही इज अ मैन इन ए हरी। अभी उनको बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक प्रेशर तो बहुत ज्यादा है। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है, उसके पहले लगभग 85 सीनेटर्स ने उनके अगेंस्ट में अमेंडमेंट 25 जो कहते हैं, या इम्पीचमेंट का, इस तरह की भी बातें अब धीरे धीरे और जोर पकड़ रही हैं। उनकी खुद पार्टी के लोग भी उनके अगेंस्ट बोलने लगे हैं, मिनिस्टर्स की तो इस तरह से कई ऐसी बातें हुई हैं जिसका डोमेस्टिक प्रेशर तो है ही, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर भी उनपे ज्यादा है। अभी देखिए, जो यूके के किंग हैं, किंग चार्ल्स जाने वाले हैं इसी महीने अमेरिका। दूसरी तरफ ट्रंप को खुद चीन जाना है, तो चीन से बहुत बड़ा उनके जो मतभेद रहे हैं, व्यापारिक इंटरेस्ट भी रहे हैं, डिफेंस को लेके, अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज को लेके, तो चीन का भी उनका मुद्दा है। अभी कई सारे ऐसी चीजें हैं जिसपे, प्लस जो युद्ध में उन्होंने प्रॉमिस की, ऑलरेडी वो युद्ध को ना पास्ट टेंस में अभी से वो बोलना शुरू कर दिए हैं कि अमेरिका जीत गया, हमने हॉर्मुज खोल लिया, हमने ये कर लिया। तो ये दिखाता है कि वो बड़ी हड़बड़ी में दिख रहे हैं, जल्दीबाजी में वो प्रूव करना चाहते हैं कि जो उन्होंने प्रॉमिस किया वो सारे अचीव हो गए। बिल्कुल, अपने आप को ये दिखाना कि देखिए अमेरिका सुपर पावर है, और ऐसे में यूरोप में जिस तरह से सेना हटाने की बात की जा रही है, साहिल सर, ये बहुत जरूरी है कि ट्रंप यहाँ पर जो है कोई बड़ा बदलाव इसलिए चाहते हैं कि उन्हें दिखाना है कि अगर हमारी सेना वहां नहीं रहेगी तो आपकी कोई सुरक्षा नहीं है। यानी किस तरह से सुरक्षा समीकरण यहाँ पर बदलेंगे, आपको क्या इसका असर और बड़ा प्रभाव दिख रहा है? ये तो हम इसको थोड़ा सा वाइडर टर्म्स में समझते हैं। वॉरसॉ के कोलैप्स के बाद, वॉरसॉ पैक्ट के कोलैप्स के बाद, जो कि ऑटोमेटिक कोलैप्स था जब यूएसएसआर बट गया, उसके बाद नाटो की रेलेवेंस खत्म हो जानी थी। नाटो का पूरा अस्तित्व जो है वॉरसॉ पैक्ट की कंट्रीज से बचाव के लिए था कि एक मेजर बाइपोलर वर्ल्ड था, रशिया, यूएसएसआर वर्सेस अमेरिका। जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो नाटो को खत्म हो जाना चाहिए था। उसके बाद नाटो ने वॉरसॉ पैक्ट की कुछ कंट्रीज को नाटो में शामिल कर लिया। उनकी मेन हॉस्टाइल कंट्रीज पोलैंड, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया थे, जो मेजर पावर्स उस समय के, सेकंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद से नाटो फिर भी बना रहा। बना क्यों रहा? क्योंकि अमेरिका का ये थिंक टैंक सोचता था कि हम यूनिपोलर की तरफ चले जाएंगे, पूरी दुनिया को नाटो कवर करेगा एक्सेप्ट फ्यू कंट्रीज, चाइना है, रशिया है।
उसके बाद उन्होंने यूक्रेन को इसमें शामिल करने की बात की टू काउंटर बैलेंस रशिया। अब ट्रंप के इंटरेस्ट है रशिया में, तो उनको किसी बहाने के तहत नाटो को खत्म करना था। उन्हें एक अच्छा बहाना मिला, तो उन्होंने जेलेंस्की साहब को क्लियरली बोला कि तुम नाटो में नहीं आ रहे हो। फिर नाटो को बड़े ही मेथोडिकल तरीके से, आप इसकी क्रोनोलॉजी समझें, धीरे धीरे करके उन्होंने नाटो की विश्वसनीयता खत्म करी, फिर उसके स्पेंडिंग कम करी कि अब हम इतना पैसा नहीं देंगे, 2% नाटो कंट्रीज देती हैं अदर देन अमेरिका, उसको 5% करो। फिर उनकी मिलिट्री सप्लाई पे रोक लगानी, और अब ये यूरोप से विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं। तो ट्रंप एक बहुत ही मेथोडिकल तरीके से नाटो को खत्म करना चाह रहे हैं, ताकि रशिया में उनके बिजनेस इंटरेस्ट को ज्यादा रिस्क ना रहे। उसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन की हार्डवेयर सप्लाई को धीरे ईरान की तरफ शिफ्ट किया हुआ है। तो ही इज इस समय इस वॉर से गीतू सबसे ज्यादा गेन रशिया का है। उनकी इकोनॉमी रिवर्ट हो रही है, उनका यूक्रेन का खतरा खत्म हो रहा है, और बहुत चांसेस हैं कि इस बार के रशियन विंटर्स के पहले रशिया यूक्रेन में अगर सीज फायर हुई तो रशिया विल होल्ड गुड अमाउंट ऑफ यूक्रेनियन लैंड। यूक्रेन के अंदर जितना वो घुसे हैं पूरा रिट्रीट नहीं करेंगे। सीज फायर यूक्रेन में रशिया की मिलिट्री प्रेजेंस के साथ होगी, ये बात आपके दर्शक समझे। तो नाटो का खत्म होना अगर ट्रंप रह गए, इसीलिए अमेरिका में जो ट्रंप के विरोधी हैं, सारे डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन्स, वो ट्रंप को अब जल्दी से हटाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये बंदा सीट में रह गया तो इनकी जो क्रेडिबिलिटी है और इंटरनेशनल रिलेशंस वो खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, और ऐसे में देखना होगा कि अब इसका क्या कुछ बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। और हमारे साथ संवाददाता विकास भी लगातार जुड़े हैं। विकास, देखिए जिस तरह से यहाँ पर ट्रंप के बयानों को लेकर चर्चा होती है कि यहाँ पर जो उनकी स्ट्रैटेजी है उसे कोई समझ नहीं पा रहा है, कहते कुछ और है करते कुछ और है, और एक तरह से साइकोलॉजिकली गेम भी वो पूरी तरह से यहाँ पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है फिलहाल जिस तरह से यूरोप में सुरक्षा समीकरण बदलेंगे तो उसका प्रभाव नेटो पर भी पड़ेगा, क्योंकि नेटो से उनकी नाराजगी थी, बार बार वो ट्वीट करके पोस्ट करके इस बात को कह भी चुके हैं। तो ट्रंप के दिलो दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, क्या कुछ आकलन लग रहे हैं? देखिए, जिस तरह हमारे गेस्ट अभी बता रहे थे कि ये सिर्फ एक जो ट्रंप है वो बिजनेसमैन है, ही इज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर, वो बिल्कुल सही है, और वो सिर्फ अपने गेन देखने हैं। देखिए, कहीं ना कहीं उन्होंने उन कंट्री से बात की जहां से जिसको पूरी दुनिया जो है आइसोलेट करना चाहती है, जैसे पाकिस्तान जैसी कंट्रीज भी, उनके साथ रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश की, और ऐसे में खुद ही उसको आगे करने की कोशिश कर रहे हैं इस सीज फायर के एक मीडिएटर बनने की। हालांकि अभी जो खबर है उसके मुताबिक ईरान ने बोल दिया कि अगर लेबनान पे हमले बंद नहीं हुए तो वो इस्लामाबाद नहीं जाएंगे शांति वार्ता के लिए। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरह से गेस्ट बता रहे थे, ये चीजों की शुरुआत हो चुकी है। रशिया जो गेन कर रहा है, क्योंकि देखिए रशिया का तेल जो है वो अब वो पूरी दुनिया में सप्लाई किया जा रहा है, उससे उसको फायदे हो रहे हैं। और अभी खबर आई है कि शायद रशिया ने कल शनिवार से लेके इतवार तक जो यूक्रेन में जो है ऑर्थोडॉक्स ईस्टर की वजह से उसने एक जो है वहां पर थोड़ी देर के लिए सीज फायर कर दिया है। तो हो सकता है इसमें कुछ चीजें चेंज हो, और हालात जो है अब वो कहीं ना कहीं ट्रंप अपने हिसाब से रशिया को मोल्ड करना चाहता है ताकि उनका बिजनेस जो एम्पायर है वो और बढ़ सके, और इसी के चलते वो पूरी दुनिया को उन्होंने ताक पे लगा दिया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा देश कहाँ कर एक बड़ा असर पूरी दुनिया पर पड़ भी रहा है। विकास, ये भी माना जाए क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट की वजह से हम कह सकते हैं जो एनर्जी सोर्सेज है वो सभी देश की प्रभावित हो रही हैं। बने रहिएगा आप सभी हमारे साथ। एक बड़ी खबर आ रही है, सीज फायर की घोषणा के बाद पहली बार मुस्तफा बोले हैं, ईरान के दक्षिण पड़ोसी देशों को संदेश दिया है, आप एक चमत्कार के साक्षी बन रहे हैं। मुस्तफा कह रहे हैं शैतानों के झूठे वादों पर भरोसा ना करें, सही पक्ष में खड़े हों। मुस्तफा खामेनेई का ये बड़ा बयान इस वक्त सामने आ रहा है। दक्षिण पड़ोसी देशों को संदेश दिया है उन्होंने। सीज फायर की घोषणा के बाद पहली बार मुस्तफा खामेनेई का ये बयान कि दक्षिण पड़ोसी देशों को संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि आप एक चमत्कार के साक्षी बन रहे हैं, शैतानों के झूठे वादों पर भरोसा ना करें, सही पक्ष में खड़े हों। मुस्तफा खामेनेई का ये बयान बहुत मायने रखता है कि यहाँ पर दक्षिण पड़ोसी देशों को जिस तरह से वो संदेश दे रहे हैं कि आप एक चमत्कार के साक्षी बन रहे हैं। उनके हिसाब से कोई चमत्कार हो रहा है जिसके साक्षी ये दक्षिण पड़ोसी देश बन रहे हैं। साहिल सर, किस तरह का चमत्कार है ये जिसकी बात मुस्तफा खामेनेई कर रहे हैं? तो ये जो IRGC का क्रम्पलिंग डाउन हो रहा है ना, टूट रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश है। और आपके लिए मेरा एक सिंसियर एडवाइस है, आपकी टीम, एडिटोरियल टीम के लिए, कि अपनी विश्वसनीयता को बचाए रखने के लिए आप ये जरूर ऐड करें कि ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये बयान मुस्तफा खामेनेई का है। हमारी सारी जानकारी के हिसाब से मुस्तफा खामेनेई अभी किसी बयान देने की स्थिति में नहीं है। ये IRGC का डिसइंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा बोले या डिसइंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं। आप ये कह रहे हैं कि ट्रंप जिस तरह से बयानबाजी करते हैं उसी तरीके के बयान है ये?
नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये बयान मुस्तफा खमैनी का नहीं है, पहला मुद्दा है। आईआरजीसी ये बनाना चाह रही है एक प्रोपेगेंडा की खमैनी साहब का पुत्र अभी जिंदा है, इसलिए वो बयान से ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका बयान है, जी। ये बयान सूत्र बता रहे हैं कि मुस्तफा का है, ताकि एक प्रोपेगेंडा हो पाए कि ही इज स्टिल अलाइव। आईआरजीसी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और आईआरजीसी की मिलिट्री विंग के ईरान की सिविल सत्ता, प्रेसिडेंट और बाकी के वाइस प्रेसिडेंट और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर अब्बास, इनके बीच में मेजर डिस्कनेक्ट है आज से शुरू होने वाली वार्ताओं को लेकर कि इसमें क्या क्या बातें मानी जाए ना मानी जाए। उनके पास कोई अब टॉप लीडर खमैनी साहब की तरह नहीं बचा। 28 फरवरी के बाद आईआरजीसी के टॉप कमांडर्स नहीं बचे, तो पॉलिसी डिसीजंस आज की तारीख के डिस्कशन में कौन लेगा फाइनल कॉल, इसको लेके ईरान में आईआरजीसी मिलिट्री विंग और सिविलियन सत्ता के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और वो बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी भी आईआरजीसी के कमांडर्स को अपने एलिमिनेशन का खतरा है। तो जैसे ही वो फोन उठाएंगे उनकी आइडेंटिफिकेशन मोसाद को पता चलेगी एंड दे विल बी टेकन डाउन, एक्सेप्ट द प्रेसिडेंट एंड द फॉरेन मिनिस्टर, जिसको मोसाद और सीआईए किन्हीं कारणों से जिंदा रखे हुए हैं, नहीं तो बहुत आसान था उनको एलिमिनेट करना अलॉन्ग विद द टॉप लीडरशिप। तो ये बात आपके दर्शक समझ जाएंगे, समझदार है कि इनको मोसाद ने क्यों छोड़ रखा है और इनका क्या पर्पस है, ये मीडिया के सामने क्या बोल रहे हैं और पीछे इनका क्या पर्पस है जिंदा रहने का। तो वो चीजें बहुत डीप हैं, शायद आपके दर्शकों के लिए इंटरेस्ट का भी नहीं होगा, बट ये मुस्तफा खमैनी का बयान है, ये सूत्र बता रहे हैं जी। मुस्तफा खमैनी बयान देने की स्थिति में है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अब ये बयान जिसने भी ड्राफ्ट किया है आईआरजीसी की तरफ से, उसने अपनी क्रैक्स को छिपाने के लिए ड्राफ्ट किया है कि धमकी देते रहो कि अमेरिका या इजराइल या वेस्टर्न एशियन कंट्रीज जो कॉम्प्रोमाइज कर रखे हैं अमेरिका ने, ऐसा आईआरजीसी मिलिट्री विंग का मानना है। तो उनको ये बता रहे हैं कि ये सारे हमारे अगेंस्ट हैं, तुम लोग ना बटो, तुम इनके खिलाफ बटो मत, तुम्हें बांटने की कोशिश हो रही है। ये एक माइंड गेम खेल रहा है आईआरजीसी का कोई थर्ड रिंग का लीडरशिप, जिनके पास बहुत मेच्योरिटी नहीं है। उनका प्राइमरी फोकस है इजराइल को खत्म करना, हमास को स्ट्रेंथन करना, और अब चूंकि उनकी दशा खराब है फाइनेंशियल और मिलिट्री पावर्स की, तो आगे क्रैक्स ना हो, इंटरनल अपराइजिंग फिर से ना हो, ये खतरा है कि तो कि इंटरनल अपराइजिंग ईरान की इस बार सिविल के साथ साथ आईआरजीसी के भी कुछ फैक्शंस अब इस मुद्दे पे अमेरिका से बात करने को सहमत है कि हमारा रिवाइवल कैसे होगा, और इस चक्कर में उन्होंने ये जो सीज फायर की हुई है ये प्रेशर में की हुई है क्योंकि उनकी कमर टूट चुकी है। जी जी बिल्कुल। और ऐसे में डॉक्टर अजीताब, अगर वाकई कमर टूट चुकी है, ईरान अब मजबूर है, तो कुल मिलाकर ये जो बड़े बड़े बयान वो दे रहा है कि लेबनान में हमले ना करें, रोक दिए जाए, इजराइल ने भी हालांकि साफ कर दिया सीज फायर तो देखिए नहीं होने वाला है, तो यानी कि ईरान की जो कोशिश थी वो भी खत्म हो गई है। क्या बातचीत के जरिए अब कोई और मध्यस्थता के तरीके से यहाँ पर फैसला निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, शांति हो सकती है, या इन्हीं मुद्दों को लेकर रिटेलिएशन होता रहेगा? देखिए, बातचीत तो होगी और इसके पूरे पूरे आसार हैं। नाराजगी सबकी अपनी अपनी जगह है। अभी अपना आपने हमने डिस्कस किया कि ट्रम्प साहब नाराज हैं। नाराजगी यहाँ पे गल्फ अरब के जो खाड़ी अरब के देश हैं उनकी भी नाराजगी है, क्योंकि उनसे ना कोई सलाह मशविरा करके ये युद्ध किया गया, ना उनको कभी जो बातचीत या सीज फायर हो रहा है इसमें उनकी क्या भूमिका होगी, आगे क्या होगा, फ्यूचर उनका कैसे सिक्योर किया जाए, उनकी सिक्योरिटी को कैसे पूरी तरह से इंश्योर किया जाए। तो ये गल्फ अरब के देश भी अभी तक इससे उनको क्लैरिफिकेशन नहीं है। दूसरी तरफ आपने यूरोप ट्रम्प की नाराजगी की बात की, बट यूरोप भी नाराज है। यूरोप से ना पूछ के ये युद्ध किया गया, न सीज फायर में उनको कोई भी सलाह मशविरा की गई है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, जैसे अभी इन्होंने सीज फायर अनाउंस किया, बट यूरोप तो खुल के कह रहा है कि भाई लेबनान भी होना चाहिए सीज फायर में शामिल। यूरोप कह रहा है, लेकिन ट्रम्प उसकी को नजरअंदाज किए हुए हैं। दूसरी तरफ यूरोप का कंसर्न यूक्रेन है कि यूक्रेन से अमेरिका का पूरा ध्यान भटके आ गया है इधर ईरान की तरफ। उससे यूक्रेन में रसिया को एज मिल गया है, यूरोप उससे भी परेशान है, नेटो के देश उससे भी परेशान है। तो यहाँ पे बहुत सारा कॉम्प्लेक्स इशू है, बट इस बीच बातचीत होने के पूरे पूरे आसार दिख रहे हैं। सारे लोग अपने अपने मुद्दे लेके आएंगे, पूरी टोकरी भर भर के लेके आए हैं, 15 पॉइंट 10 पॉइंट। अल्टीमेटली क्या होता है, हम भी शॉपिंग में ना बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर अपना बजट देखते हैं, तोलमोल करते हैं, तो वो चीज होगी बातचीत से पहले का। द वेरी फैक्ट कि इसमें जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति हैं उनके डेलीगेशन, अमेरिका के डेलीगेशन को वो लीड कर रहे हैं, उनके साथ जो विटकॉफ हैं और जेड कुशनर हैं, ये दिखाता है कि सीरियस है वो।
दूसरी तरफ ईरान से भी जो अभी तक खबरें हैं कि वहां के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, जो खुद IRGC के कमांडर रह चुके हैं, वो आ रहे हैं और उनके विदेश मंत्री आ रहे हैं इस बातचीत में। ये दिखाता है कि सीरियसनेस है। तो मुझे लगता है कुछ न किसी ऐसे मुकाम पे पहुंचेंगे जो विश्व व्यवस्था के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए और ऊर्जा संकट को सॉल्व करने की ओर एक प्रयास, सिंसियर प्रयास होगा। बिल्कुल। और साहिल सर, ये देखिए जिस तरह से सीज फायर की बात कही गई, तो ऐसे में हमने देखा मार्केट पे एक बहुत अच्छा असर पड़ा और शेयर मार्केट खासतौर से काफी उछाल के साथ दिखाई दी। लेकिन अब जब सीज फायर को लेकर संकट बरकरार है, अब समझ में नहीं आ रहा है सीज फायर हट जाएगा या यूं ही रहेगा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर क्या कुछ हो सकता है, क्या माना जाए, अभी हालात बन क्या रहे हैं फिलहाल? मेरे आकलन के हिसाब से गीतू, सीज फायर अभी थोड़े वक्त और होल्ड करेगा, कुछ दिनों तक। ये जो आज वार्ता शुरू होगी, अगर शुरू हुई तो सीज फायर अभी कुछ वक्त तक होल्ड करेगा, क्योंकि इसका जो मेन ओपोनेंट था वो IRGC था। और अब IRGC के उस लेवल पे पहुंच गए हैं गोला बारूद की स्थिति या बैटल फटीग, कि उनको भी ब्रीदिंग स्पेस चाहिए था। तो ये सीज फायर उनको हेल्प कर रहा है। इसीलिए वो देखें पिछले 36 घंटों से अटैक्स नहीं कर रहे। ये बहुत मेजर ब्रेक उनको मिला है और इस ब्रेक का वो फायदा उठाना चाहेंगे टू रीग्रुप, टू रीआर्म। तो कुछ दिनों तक ये सीज फायर चलेगा। इस सीज फायर के दौरान होने वाली पीस टॉक्स, उनका क्या आउटकम होगा, ये आज से हमको पता चलना शुरू होगा। दोनों साइड्स की जो मेजर डिमांड्स है, उसमें अमेरिकन डिमांड्स का 60 to 70% हिस्सा ऑलरेडी गीतू अचीव हो चुका है। जैसे डिजार्मिंग ऑफ ईरान मिलिट्री IRGC, वो ऑलरेडी अचीव्ड है। इसी तरह उनकी मिसाइल क्षमता और उनकी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की क्षमता काफी डिग्रेड कर दी गई है, ये अचीव्ड है। लीडरशिप चेंज, ये अचीव्ड है। लेकिन हार्डवेयर सप्लाई टू द अल्ट्रास, टू द प्रॉक्सीज, ये काफी हद तक अचीव्ड है। इसमें कोई परमानेंट, लेकिन साहिल सर, जिस तरह से ईरान बार बार प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि आप लेबनान पर हमले रोक दें, तो ये कैसे संभव हो पाएगा? इजराइल ने मना कर दिया, नेतन्याहू कह रहे हैं कोई हमला नहीं रोकेंगे, कोई सीज फायर नहीं होगा। तो क्या माना जाए, इसके क्या कुछ परिणाम हो सकते हैं? इसके बारे में पिछले 24 घंटे में काफी डेवलपमेंट्स हुए हैं। इसके पीछे भी अमेरिका का हाथ है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हम जितना न्यूज कैप्चर कर पाते हैं गीतू, उससे कहीं ज्यादा गतिविधियां हो रही होती हैं। बिल्कुल। तो ये पिछले 24 घंटे में लेबनान की सरकार ने जो 2 स्टेप्स लिए हैं, वो सिर्फ इसी वजह से लिए हैं। उनका हिडन एजेंडा है कि ईरान को ये मैसेज जाए कि लेबनान और इजराइल का इशू बायलैटरल है। इसीलिए उन्होंने ईरान का नाम लिए बिना लेबनान की गवर्नमेंट ने खुद अपने तर पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वेडनेसडे के हमले के कंडेमनेशन के लिए एक प्रपोजल मूव किया है। और साथ के साथ इजराइल के साथ हमास को भी बोला है आप हमले बंद करें इजराइल पे। मतलब वो अपने केस को इस केस से, अमेरिका वाले केस से अलग करने की खुद कोशिश, एक मैसेज दे रहे हैं कि ये तो हम दोनों के बीच का। वो एक्चुअली अमेरिका और इजराइल को सपोर्ट कर रही है। लेबनीज गवर्नमेंट इस समय किन्हीं कारणों से, आपको पता होगा लेबनान में एक रूल है, वहां का प्रेसिडेंट क्रिश्चियन ही हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर वहां का सुन्नी हो सकता है और फॉरेन मिनिस्टर शिया हो सकता है। इस तरह के वहां के रिजर्वेशंस हैं। इसका बहुत मेजर कारण है, आज से दशकों पहले उन्होंने एनालाइज किया था कि वहां की डेमोग्राफी कैसी चल रही है, उसको बैलेंस आउट किया था। तो आज की तारीख में पिछले 24 घंटों में गीतू, लेबनान ने कुछ ऐसे इंटरनेशनल एक्टिविटीज की हैं जो ईरान के लिए एक मैसेज है। आज JD Vance उनको बता पाएंगे इस्लामाबाद में कि आप क्यों लेबनान में इंटरेस्टेड है, जब लेबनान की अपनी गवर्नमेंट को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि हमास और IDF के बीच में क्या चल रहा है। वो दोनों को बात कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप टेबल पे आओ। इसके पास के साथ लेबनान की गवर्नमेंट का ये इंटरेस्ट है कि IDF हमास को हिट करे। हाँ, वो सिविलियंस की मौत नहीं चाहते, वो बहुत मैच्योर्ड लोग हैं, वो चाहते हैं कि सिविलियंस ना मरे। इसीलिए वो अपनी मिलिट्री को हमास के खिलाफ यूज नहीं कर सकते, बहुत मेजर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो लेबनान की गवर्नमेंट छुपे तौर पे ये चाहती है कि IDF जितना हमास को खत्म कर दे, क्योंकि ईरान की सप्लाई लाइन तो रुक नहीं रही है हार्डवेयर की। बिल्कुल साहिल सर, अब हमारे साथ बने रहिए। एक और अपडेट आ रहा है, इजरायली रक्षा बलों ने लेबनान पर हमला किया है, हिजबुल्लाह के लॉन्चर ठिकानों को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह पर हमलों की शुरुआत है, IDF का कहना है कि तो शुरुआत है हमलों की, और एक बार फिर से हमला किया गया है। इजरायली रक्षा बलों ने लेबनान पर हमला किया, हिजबुल्लाह के लॉन्चर ठिकानों को यहाँ पर निशाना बनाया गया है। तो हिजबुल्लाह पर हमलों की शुरुआत है, IDF का ये कहना है। डॉक्टर अजिताभ सर, ये देखिए IDF ने तो साफ कर दिया कि ये तो अभी शुरुआत है, यानी एक लंबी जो स्ट्रैटेजी है इजराइल की तरफ से बना ली गई है, किस तरह से हिजबुल्लाह को खत्म करना है। देखिए, वही मैं ऐड करना चाहता था। इजराइल ने बाय एंड लार्ज बहुत हद तक लेबनान में जो उसकी अपनी
इच्छा है या जरूरत है उसको अचीव कर लिया प्रतीत होता है। जैसे अभी वो लितानी रिवर तक वो चाह रहे थे कि एक बफर जोन बनाना है, वहां तक तो कंट्रोल कर ही लिया। अब इनफैक्ट उसके बाद जो जहरानी नदी एक है वहां तक भी उन्होंने इवैक्यूएशन के, फोर्स्ड इवैक्यूएशन के ऑर्डर दे दिए हैं, नोटिसेस जारी की है। लोगों को अब वहां से भी विस्थापित होना पड़ रहा है। लगभग 10 लाख से ज्यादा, 10-12 लाख लोग तो ऑलरेडी विस्थापित हो चुके हैं। तो एक ये बहुत बड़ा बफर जोन जो लगभग आप कह लीजिए पूरे लेबनान की की क्षेत्रफल का 14% इजराइल ने तो ऑलरेडी अपने कब्जे में कर लिया है। लगभग 1470 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो लितानी से और जहरानी नदी के आसपास का है वो उसके कंट्रोल में आ गया है, बफर जोन बना लिया है। तो इजराइल का एक बहुत बड़ा जो की जरूरत भी थी कि जो हिजबुल्लाह उधर से अटैक करता है उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, वो इजराइल ने अचीव कर लिया है। और ये बातचीत से पहले इतनी ज्यादा नंबर ऑफ अटैक्स जो बढ़ाए हैं उसका यही है कि ज्यादा से ज्यादा हम गेन कर लें और एक एडवांटेज की पोजीशन में फिर सीज फायर हो और उसके बाद बातचीत का रास्ता खुले। तो इजराइल बहुत हद तक मुझे लगता है कि उसकी चाहत पूरी हो गई, इसीलिए वो प्रेशर बना के रखे हुए है। ईरान पे एक तरह से ये प्रेशर है, ईरान से एक ध्यान भटकाना भी है कि वहां के जो मुद्दे हैं, हॉर्मुज के मुद्दे हैं, उसके अपने जो वहां पे अटैक हो रहा है, ईरान पहले उसको देखेगा किधर देखेगा। अब दोनों तरफ उसके लीडर्स जो हैं उसके बहुत लिमिटेड हो गए हैं, उसकी जो निगोशिएशंस की क्षमता है या जो बिंदु है वो भी बहुत सकड़ती जा रही है। तो ऐसे केस में ये चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा, एक पार्टी चाह रहा है उस पर प्रेशर बना के रखें, दूसरा चाह रहा है कि हम काउंटर उसको करें। तो ये जद्दोजहद बातचीत से पहले चलती है, निगोशिएशन में हमेशा ऐसा होता है। लेकिन एडवांटेज इजराइल को तो ऑलरेडी मिल गया है और वो चाहेगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा हम गेन करें। हाँ बिल्कुल। और नासिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर, देखिए तो जिस तरह से लगातार ईरान पर हमले किए गए और ऐसे में जो टॉप लीडर्स हैं वो खत्म किए गए हैं, तो कुल मिलाकर जो ट्रंप दावा करते हैं कि हमने ईरान को तोड़ दिया, इजराइल भी यही कह रहा है कि हमने ईरान को कमजोर कर दिया है, तो कितना सही है ये? क्योंकि जिस तरह से सीज फायर हुआ है उस हिसाब से तो लगता है कि बहुत कुछ ईरान में जो है वो खत्म हो चुका है। देखिए बिल्कुल की तो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है हम सबके सामने है, जब लास्ट विश जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान की जो पूरी सिविलाइजेशन है वो डेड हो जाए। उसके बाद आप देख लीजिए ईरान ने ह्यूमन शील्ड का सहारा लिया, लोगों को जो है मेजर मैन्युफैक्चर प्लांट्स के बाद जो ह्यूमन चेन बना के रखा। उससे कहीं ना कहीं साफ लगता है कि जो ईरान की जो स्ट्रॉन्गनेस थी, जो उनकी कुवत थी, वो खत्म हो चुकी है। उसके बाद जो है ह्यूमन शील्ड उन्होंने जो है इख्तियार किया। उससे कहीं ना कहीं जो टॉप लीडरशिप है वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। खामनेई से लेकर आईआरजीसी तक नेवी तक जो भी टॉप लीडर्स, जो मेन वहाँ पे लीडर्स थे, जो कोई डिसीजन ले सकते थे या जो कोई रिटेलिएट करे, उनको पहले ही खत्म किया गया। उसके बाद ह्यूमन शील्ड का सहारा लेना, इसे साफ कहीं ना कहीं लगता है कि ईरान में जो कुव्वत थी वो खत्म हो चुकी है। अब वहां पे ह्यूमन शील्ड का सहारा उनको लेना पड़ा। और बाकी अगर देखा जाएगा लेबनान में जो हमले हो रहे हैं, जो जब ईरान ने लगातार पिछले कई दिनों से दम क्या दिया है कि जब तक इसराइल जो है अगर हमले किया हम रिटेलिएट करेंगे, लेकिन अभी तक जो है कोई रिटेलिएशन जो है ईरान की तरफ से धमकी तो दे दी है, लेकिन धमकी देने के लिए जो संसाधन होने चाहिए वो ईरान के पास कितने बचे, ये बड़ा सवाल है। बने रहिएगा सभी। एक बड़ी खबर, जंग के बीच तुर्की की बड़ी अपील की जा रही है, अमेरिका और ईरान से तुर्की की अपील। अमेरिका ईरान बातचीत में नरमी दिखाए तो ईरान के साथ बातचीत को सही दिशा में बढ़ाए, ये बड़ी खबर। इस वक्त तुर्की की बड़ी अपील की जा रही है जंग के बीच कि अमेरिका और ईरान से ये अपील कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान बातचीत में थोड़ी नरमी दिखाएं और ईरान के साथ बातचीत को सही दिशा में बढ़ाए। तुर्की भी यहाँ पर अब एक तरह से अपील करते हुए नजर आ रहा है कि अमेरिका ईरान बातचीत में थोड़ी नरमी दिखाए। विकास अब रोज से अपडेट ले लेते हैं। विकास, देखिए तो अमेरिका और ईरान बातचीत में नरमी दिखाए, ऐसा तुर्की कह रहा है। और यहाँ पर किस तरह की नरमी की बात की जा रही है, क्योंकि एक तरह से सभी देश प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा यहाँ पर कह रहे हैं कि सहयोग किया जाए, आपस में जब बातचीत हो तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर भी रखा जाए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ट्रंप की पोस्ट आई जिसमें साफ साफ लिखा था कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि ये जो ईरान है वो हॉर्मुज स्ट्रेट से पैसा वसूलने की बात कर रहा है, वो उसको बंद करने की बात कर रहा है। तो ये जो है हमारे संधि में नहीं था, हमारी शांति वार्ता में नहीं था, ये एक तरह से उसका डिसऑनर्ड है, इसको रोकना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इससे एस्केलेशन बढ़ती हुई दिख रही है, जिसके बाद तुर्की बीच में कूदा। उसने कहा कि कहीं ना कहीं आपस में देखिए समझौता तो करना पड़ेगा। इस समय दोनों देशों में जो भी ज्यादा बातें मानेगा वो देश कहीं ना कहीं झुकने वाली
थीम होगा ग्लोबल लेवल पर, क्योंकि दोनों ईरान और अमेरिका दोनों झुकना ही नहीं चाहते। ऐसे में जो देश की बातें ज्यादा मानी जाएंगी उसकी जो है कहीं ना कहीं श्रेष्ठता सिद्ध होगी। इसीलिए इसके चलते हुए ये जो शांति वार्ता है ज्यादा दिन चलने के आसार लग नहीं रहे, क्योंकि ये सिर्फ एक मौका है, जैसा हमारे गेस्ट में बात कर रहे थे, कि अपने संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए, अपने डिफेंस फोर्सेस को, अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक साथ से इकट्ठा करने के लिए जैसे भी समय की मांग है। हालांकि बाकी देश जो है जो उसके नतीजे भुगत रहे हैं, जिसके आफ्टर इफेक्ट्स झेल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शांति हो जाए। तुर्की भी इसीलिए चाहता है कि इस चीज को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं तुर्की भी इस युद्ध में नुकसान तुर्की का भी है, कहीं ना कहीं वो ईरान के साथ में भी है, और ऐसे में वो भी जानता है कि वो ज्यादा देर अगर ईरान के साथ युद्ध चला तो एनर्जी सोर्सेज पर एक पैरा आ गया है, ये एक बड़ा प्रभाव जो है बाकी देशों पर भी डाल रहा है। बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर, इजराइल ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को नेतन्याहू की नसीहत, ख्वाजा आसिफ के बयान पर नाराजगी जताई है। इजराइल के विनाश की बात बेहद आपत्तिजनक है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेतन्याहू की तरफ से बड़ा बयान सामने आ रहा है। इजराइल ने पाकिस्तान को आईना दिखाया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को नेतन्याहू की नसीहत दी जा रही है। ख्वाजा आसिफ के बयान पर उन्होंने नाराजगी जताई है कि इजराइल के विनाश की बात बेहद आपत्तिजनक है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेतन्याहू ये बयान दे रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बयान दिया था, उन्हें नसीहत यहाँ पर नेतन्याहू देते हुए नजर आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ के बयान पर नाराजगी जताई जा रही है। तो इजराइल के विनाश की बात बेहद आपत्तिजनक है। साहिर सर, ये देखिए यहाँ पर पाकिस्तान के लोग जब कुछ कहते हैं तो बहुत हास्यास्पद लगता है। एक तरह से खुद की उनकी कोई हैसियत नहीं है, इजराइल के विनाश की बात यहाँ पर कर रहे हैं, हालांकि नेतन्याहू ने जवाब दे दिया है। गीतू, मुझे पाकिस्तान से कोई ऑब्सेशन रहा ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत लोगों को पाकिस्तान से ऑब्सेशन है। उनकी इतनी वक्त नहीं है कि हिंदुस्तान जैसा बड़ा कंट्री उनके बारे में बात भी करे, लेकिन चूंकि वो हमारे ज्योग्राफिकल नेबर हैं तो हमें बात करनी पड़ती है। उनकी बातों का दम देखें। उनके प्रधानमंत्री के एक पब्लिक बयान जो कल दिया गया है उस पे अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई। अरे तुम कह रहे हो कि लेबनान वाज अ पार्ट ऑफ सीज फायर डिस्कशन, दिखाओ वो किताब, दिखाओ वो पेपर जहां पे ये लिखा था। और जेडी वैंस तुरंत बोल रहे हैं कि इट वाज नॉट अ पार्ट। इतनी 180 डिग्री ऑपोजिट बातें कर रहे हो, क्लैरिफिकेशन कौन देगा? तो जब उस सिंसियर और सीरियस लेवल पे ये क्लैरिफिकेशन नहीं इशू कर पा रहे हैं कि नहीं जी हमारे प्रधानमंत्री से गलती हो गई, उन्होंने लेबनान बोल दिया, लेकिन जेडी वैंस साहब ने ब्लैक एंड व्हाइट में बोला कि लेबनान उसका हिस्सा नहीं है इस सीज फायर के क्लॉज का, टर्म्स एंड कंडीशंस का। वो चुप बैठे हुए, दे हैव नथिंग। बस बात करेंगे कि जी हम अमेरिका से हम पे कोई हमला हुआ तो हम इंडिया पे हमला करेंगे। तो आप उनकी नॉन सीरियसनेस समझें, वो इस लायक नहीं है कि हम उन पे कमेंट भी करें। उनकी सोच उस लेवल की। अभी उनको आज की तारीख में सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि इस्लामाबाद में ये जो 3 टीमें आ रही हैं उनमें किसी पे कोई हमला ना हो जाए जी। ईरान की जो टीम ईरान में सिक्योर्ड थी वो अपने खतरे पे इस्लामाबाद आ रही है। इस्लामाबाद में आपको लगता है मोसाद की प्रेजेंस नहीं है, स्लीपर सेल्स नहीं है, वो उधर फोकस करें, ना कि इस तरह की बयानबाजी जिससे आने वाली वार्ता में प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक ये तो बहुत मेजर गलती की है ट्रंप ने, उसने अपने दामाद मतलब विटकॉफ एंड बुशनर को वैलिडेट करने के लिए अपने वाइस प्रेसिडेंट को पाकिस्तान भेजा है। दिस इज नॉट डन। इस छोटे लेवल की डिस्कशन में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का आना ये डिसरिगार्ड है, डिसऑनरिंग है। उन्होंने बहुत स्मार्टली, ट्रंप साहब ने जेडी वैंस जो कि फ्यूचर प्रेसिडेंट हो सकते हैं अगर रिपब्लिकन्स जीते, तो उसके लिए उनको मैक्सिमम मार्को रूबियो को भेजना था या कोई दूसरा एक टीम ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। नेगोशिएशन टीम्स की फॉर्मल ट्रेनिंग होती है तो जिन टीम्स को एम्पावर किया जाता है नेगोशिएट करने के लिए वर्ल्ड लेवल पे, उनकी ट्रेनिंग होती है कि वर्ड पावर्स का इस्तेमाल कैसे करें, भाषा का इस्तेमाल कैसे करें। फिर नेगोशिएटिंग टीम्स में टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। अमेरिका की तरफ से कोई भी आ रहा है, अगर आप इस टीम का हिस्सा कंपोजिशन देखें, मुझे नहीं पता कि स्टाफ चैनल पे इनके कितने लोग आ रहे हैं, कितने ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं जो इस मुद्दे को तो समझ पाए कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये जो कैमरा के सामने बातें हो रही है ये मेन मुद्दा। जी तो आप कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और बड़ी खबर आ रही है सर, पहले अपने दर्शकों को बता दें, सऊदी अरब में ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ है। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है। मनीफा उत्पादन संयंत्र को भी निशाना बनाया गया है।
तो हमने में एक सऊदी नागरिक की मौत की भी खबर है। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचा है। सऊदी अरब में ऊर्जा ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। बड़ी खबर, ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से यहां पर अटैक किया है। सऊदी अरब पर अटैक किया गया है ऊर्जा ठिकानों पर। मनीफा उत्पादन संयंत्र को भी निशाना बनाया और इस हमले में एक सऊदी नागरिक की मौत हो गई है। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचा है। तो ईरान की तरफ से अब ऊर्जा ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। सऊदी अरब से खबर आ रही है और ज्यादा अपडेट विकास से हम ले लेते हैं। विकास, देखिए सऊदी अरब में ऊर्जा ठिकानों पर हमला, तो ईरान अगर यहां पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर रहा है, कितना बड़ा नुकसान यहां पर हो रहा है? देखिए, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे थे कि ये लड़ाई जो है अब संसाधनों पर पहुंच चुकी है। ऊर्जा संयंत्र हो गए या बिजली संयंत्र हो गए, जो बैकबोन होते हैं कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर के, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको नुकसान पहुंचाने की बात की जा रही ताकि देश की आर्थिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा सके। और वही कोशिशें अब सब कंट्रीज लगातार करती आ रही हैं और यही इसी के चलते अब इस तरह के जो हमले जो है ईरान द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान भी अब शांति वार्ता से खुश नहीं है और जब तक उसने साफ कर दी तब तक लेबनान को बाहर नहीं निकाला जाएगा, तब तक वो शायद इस्लामाबाद भी नहीं जाएगा शांति वार्ता में बात करने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए, जब तक लेबनान पे हमले बंद नहीं होते। तो कहीं ना कहीं चीजें जो है सही होती नहीं दिख रही। एक तरफ जो है पाकिस्तान जो बात करता है शांति वार्ता की और वही इजरायल के खिलाफ उनके जो मिनिस्टर हैं बयानबाजी करते हैं। तो ये लग रहा है कि ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सिर्फ एक बात बनाने के लिए, समय के लिए ऐसी हरकतें की जा रही है। युद्ध जो है वो अभी भी चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीज लगातार इसमें अभी भी इन्वॉल्व है और ये जो है आने वाले समय में स्थिति भयावह होगी और ये बिल्कुल। और दूसरों के सामने ये दिखा देना सीज फायर हो रहा है। एक आखिरी कमेंट डॉक्टर अजित आप जी से ले लेती हूँ। दूसरों के सामने दिखाना कि सीज फायर हो रहा है और उसके बाद आप अटैक करते रहते हैं। सऊदी अरब में अगर एनर्जी सोर्सेज, एनर्जी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा सर, तो क्या मायने इसके निकाले जाए? देखिए, सऊदी ही नहीं, सऊदी और यूएई दोनों के ठिकानों पे अटैक हुआ है। ईरान ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा है, चूंकि ईरान के राइवल यही दोनों हैं खाड़ी के देश। तो यूएई और सऊदी के तेल ठिकानों पे खास करके टारगेटेड जो अटैक हो रहे हैं, उसका प्रयास यही है कि इनको आर्थिक रूप से और ज्यादा से ज्यादा डैमेज किया जाए। इसलिए खाड़ी के देश शायद ये युद्ध विराम के लिए तैयार भी नहीं थे और अभी भी जो वार्ता होगी उसमें इनकी क्या भूमिका होगी ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जबकि इनके बिना तो कोई सीज फायर या युद्ध कह लीजिए वो रुकने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि सबसे बड़े भुक्तभोगी ईरान के बाद तो यही रहे हैं। तो इनकी बात तो सुनना ही पड़ेगा। और इस बीच ईरान की कोशिश यही है कि इनको ज्यादा से ज्यादा इनके जो पावर हैं, इनके चाहे आप हथियारों की बात कह लें, इनके ठिकानों की बात कह लें और अमेरिकन बेसेस का खास करके, ये सारे डैमेज वही पार्ट है कि इनकी ताकत को कम किया जाए, इनकी आर्थिक और जो इनके रक्षात्मक जो भी ताकत है उसको कम से कम किया जाए। एक और चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा गीतू जी की जो अभी पाकिस्तान की बात हुई, मुझे लगता है कि अगला नंबर पाकिस्तान का ही है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने आज जो स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के रिएक्शन में, डिफेंस मिनिस्टर तो ये कह रहे हैं कि इजराइल को खत्म कर दिया जाए, ये उन्होंने एक तरह से स्टेटमेंट दिया है। तो इजराइल कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो देखना होगा कि अभी और क्या कुछ समीकरण बनते हैं। समय इतना ही है सर, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।